जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छा महसूस किया करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। ऐसा वे क्यों कहते हैं? लेडी प्रेग्नेंट है, क्यों बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं कि अच्छा सुनो, अच्छा महसूस करो, खुश रहा करो? और कहीं जैसे डेथ वेथ का मौका रहता है तो ऐसी लेडी को ले नहीं जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो गर्भ में है वो बच्चा माँ के फीलिंग्स के माध्यम से सब कुछ रिसीव करता है। माँ की जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस करे चाहे नहीं करे, वो फीलिंग्स उस बच्चे में ज़रूर से जाती हैं और बच्चा गर्भ में ही कई चीज़ों को रिसीव कर लेता है। हमें लगता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे को क्या पता। पर आप एक बात सोचिए कि ये आँख से, कान से, यहाँ से रिसीव करने वाली बात नहीं है। बच्चे में दिमाग बाद में आएगा, इंस्टिंक्ट नामक चीज पहले आएगी। ये इंस्टिंक्ट क्या है? उदाहरण के लिए आपके किचन में कॉकरोच आया। वो कॉकरोच आया तो आपने क्या किया? बिल्कुल दबे पांव आप उस कॉकरोच के पीछे जा रहे हैं, झाड़ू लेके जा रहे हैं, आप काफी दूरी पर हैं, पर कॉकरोच को पहले से पता चल गया कि कोई खतरा है और वो कॉकरोच वहां से भाग जाता है। क्या हुआ? कॉकरोच के कान या दिमाग या कुछ भी नहीं है, कहां से पता चला उसको? प्रकृति सबसे पहले किसी भी प्राणी को इंस्टिंक्ट देती है, उसके बाद फीलिंग और उसके बाद दिमाग जिससे कि वो सोचे, वो सब बाद में आएगा। सबसे छोटे प्राणियों में भी इंस्टिंक्ट होता है और वो जो बच्चा है वो भी इंस्टिंक्ट लेकर आता है। जब तक कि वो उसका दिमाग विकसित नहीं होगा, आगे 3 4 5 साल की उम्र तक भी उसका कोई ब्रेन डेवलपमेंट कोई खास नहीं है, पर इंस्टिंक्ट से वो बच्चा बहुत कुछ रिसीव करता है। हम छुटपन में तितलियों के पीछे भागते थे पकड़ने, तो दबे पांव जाते थे, पर इससे पहले कि हम उस फूल के पास जाएं वो तितली उड़कर जाया करती थी। मच्छर मक्खियों के केसेस में हम देखते हैं, ये सब इंस्टिंक्ट का काम है। इंस्टिंक्ट वो ताकत है जो कि प्राणी को सबसे पहले सचेत कर देती है कि खतरा है, और इस इंस्टिंक्ट के साथ बच्चा जन्म लेता है और माँ की कोख में रहता है, तो वो इंस्टिंक्टिवली माँ के फीलिंग्स को, आसपास घर में जो बातें चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी क्लेशबाजी चल रही है, या घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था, आजकल कोई नहीं करता ये चीज़ें, पर पहले हुआ करता था, बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, हमें तो पोता चाहिए। ये सारी बातें बच्चा पेट में रिसीव करता है। बड़े बुजुर्ग कहते जरूर थे ऐसा किया करो, वैसा किया करो, पर हमने नहीं सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमने सब कुछ मदर तक सीमित रखा। मदर को क्या हो रहा है? मदर तो प्रेग्नेंट है, रिसीव तो सब कुछ बच्चा कर रहा है ना। बच्चे की सारी खुराक, सब कुछ उस मदर के माध्यम से ही तो है। इसलिए मदर को अपनी फीलिंग्स पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता हुआ करती थी। अब बच्चा पेट में ही जब बहुत सारी क्लेश की बातें सुनता है और भी तरह तरह की बातें सुनता है, मैंने कई हॉरोस्कोप्स देखे हैं जिसमें कि पेट में लड़का लड़का लड़का, वो महिला अपने आप को इतना प्रेशराइज्ड फील करती है, कहती कुछ नहीं है, उसके भी मन में यही रहता है कि मेरे लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। वो इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि
उसको चैन तभी मिलेगा जब लड़का हो जाए, नहीं तो घर वाले सारे पीछे पड़े रहेंगे, इसी को दोष देंगे, यही होगा वही होगा, और इसको इतने ताने सुनने पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए खुद भी वो महिला इस प्रेशर में रहेगी, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। वो सारा वो बच्चा रिसीव कर रहा है। मान लीजिए लड़की है, जन्म से पहले उस लड़की तक मैसेज पहुंच गया कि तू तो रिजेक्टेड है, तेरी आवश्यकता नहीं है, रिजेक्टेड है। अब ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि जीवन भर रहेगा, और इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हम जैसे जैसे आगे वीडियोस देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों का परिणाम क्या क्या होता है, और जिन स्थितियों को ये फीलिंग्स जन्म देती हैं वो कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि इसका मैरिज डिस्टर्ब होना या रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने से क्या संबंध है, तो आपको जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। एक स्थिति और लीजिए, अब वो बच्ची है या बच्चा है, लड़का है या लड़की है, जन्म हो जाता है। अब वो जो मदर है, यंग मदर है, और इससे प्रीवियस वाला जेनरेशन जो मेरा वाला जेनरेशन है, उस जेनरेशन तक भी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी फैमिली में। और इसलिए महिला अपने शरीर को, वो शारीरिक रूप से क्या महसूस कर रही है, मानसिक रूप से क्या महसूस कर रही है, भावनात्मक स्तर पर क्या महसूस कर रही है, वो सारा कुछ भुला चुकी है आज की तारीख में। पर अगर वो अपने उस समय को दोबारा याद कर ले तो उसे बहुत सारी बातें याद आएंगी। आज भूल गई है पर बहुत सारी बातें याद आएंगी कि उसको कैसे, उसने क्या क्या फील किया। ऐसे में इससे पहले कि बच्चा साल सवा साल का होता है, दूसरा बच्चा आने की तैयारी में है, महिला कुछ नहीं कहती, कभी नहीं कहती, पर प्रेशर में आ जाती है। जब जब उसका पहला बच्चा उसको परेशान करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब जब वो उससे टाइम मांगता है, गोदी उठाओ मांगता है, अटेंशन मांगता है, तब तब वो उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, ये दूसरा बच्चा भी आ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूंगी। और क्योंकि सब कुछ फीलिंग के माध्यम से होता है, तो वो पहला बच्चा या वो पहली बच्ची ऑटोमेटिकली इस फीलिंग को रिसीव कर लेता है कि अब मैं तेरा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रख पाऊंगी, या मैं वो सब जो बच्चा मांग रहा है, गोदी उठाओ, ये करो वो करो, जो फिजिकल चीज़ें बच्चा अपनी माँ से मांग रहा है, वो सब संभव नहीं हो पाएगा। ये माँ कहीं ना कहीं फील करती है पर महसूस यहाँ से नहीं करती, कहीं जिसको हम कहते हैं किसी के पेट में क्या है, तो माँ के पेट में ये वाली बात रहती है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, प्रेशर में आती है। फिर कोई ना कोई रिश्तेदार आएगा, उस बच्चे को ले जाएगा, बहलाने की कोशिश करेगा, कोई दादी आ जाएगी, कोई नानी आ जाएगी, कोई जेठानी या देवरानी या ननद या कोई भी आके उस बच्चे को तो बहला फुसला के ले जाएगा, पर उस बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। बच्चा वो चीज है, आप एक बच्चे को पहले समझें। एक नन्हा सा बच्चा जो जन्म लेता है, आंख कान नाक, इससे पहले कि उसका फंक्शन करे, नवजात शिशु है, उस बच्चे को किसी रिश्तेदार ने उठाया तो वो बच्चा जोर जोर से रोएगा, रोता रहेगा, फिर दूसरा कोई रिश्तेदार उठाएगा, रोता रहेगा, और फिर उस बच्चे को उसकी माँ उठाती है, जादू की तरह वह बच्चा चुप हो जाता है। क्या हुआ? क्या बच्चे का दिमाग विकसित था? क्या बच्चे के दिमाग ने उसको बताया कि मेरी माँ ने उठाया? नहीं, इंस्टिंक्टिवली बच्चा अपनी माँ के टच को पहचानता है, और जब तक कि वह समझदार नहीं होता तब तक उसे उस टच की आवश्यकता महसूस होती रहती है। ये एक आम सी प्रॉब्लम है।
कि बच्चे को ये चाहिए, बच्चे की एक इमोशनल ज़रूरत है, पर क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई कि दूसरा बच्चा आ रहा है या दूसरी बच्ची या जो भी स्थिति है, इसलिए इस बच्चे को इमोशनल रेस्पॉन्स वैसा मदर नहीं दे पाती, और फादर से भी ज़्यादा बच्चे का मदर से एक एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसलिए सारी शिकायतें उसकी माँ से हो जाएंगी बड़ी होने के बाद। ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची माँ से यही शिकायत करेगा या करेगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते, जबकि ये सच नहीं है। हम जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पर ये बच्चा संभवतः ऐसी शिकायतें लेकर लाइफ में आगे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है। दूसरे बच्चे या दूसरी बच्ची के जन्म के बाद इस पहले बच्चे को वो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और ये जो रिजेक्शन वो महसूस करता है वो इसलिए कि वास्तव में दूसरा बच्चा आ गया और उस दूसरे बच्चे को माँ की ज़रूरत है अभी, पर ये बच्चा है, बाल मन है, और बाल मन गीली मिट्टी की तरह होता है जिस पर की छाप पड़ जाए तो वो छाप जो पड़ गया उसे आप मिटा नहीं पाएंगे। यही एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनकर आगे दिखाई पड़ेगी। तो ये जो है, अब इस बच्चे को नेचुरल है कि मदर दूसरे बच्चे को टाइम देगी, दूसरे बच्चे को उठाना पड़ेगा और उसको फिजिकली फीड भी करना पड़ता है, गोदी में भी लेना पड़ता है। ऐसे ही टाइम पर वो पहला बच्चा आके जिद करेगा कि इसको हटाओ और मुझे लो। ये सारी बातें जो बचपन में हुई हैं, इन सब का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चे पर, पहले वाले बच्चे पर पड़े बगैर नहीं रहता। पहले तो हम इस बात को समझें, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जिसके बारे में हम आज नहीं सोच सकते। जिंदगी भर ये बच्चा या बच्ची जो है, स्पेशली लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो ये लड़कियां क्या करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और लड़के भी इक्वली इमोशनल होते हैं मदर से बहुत ज़्यादा। जहाँ पर बड़ा भाई है, छोटी बहन है, या दो भाई हैं, वहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। पर मेरे अनुभव में ये रहा है, हॉरोस्कोप्स क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूँ, कई बार शादी हुई, शादी होने के बाद क्या होता है कि उस लड़की के लाइफ में कोई दूसरी औरत आ गई, क्योंकि उसके हस्बैंड की लाइफ में दूसरी औरत आ गई। अब वो दूसरी औरत, लग रहा है बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी औरत आ गई, इसका क्या रिजल्ट, कैसे इसको ठीक करें, कुछ भी नहीं इसको ठीक। और मैंने बहुत ऐसे केसेस ठीक किए हैं, इसलिए मुझे पता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो दूसरी औरत है उसकी भी कुछ ऐसी कहानी है, और ये जो वाइफ है कुछ उसकी भी ऐसी कहानी है, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस ठीक किए हैं। हुआ ये है, आपको लग रहा है जैसे दूसरी औरत, वो मैरिड वुमन को लग रहा है कि मेरे हस्बैंड के लाइफ में दूसरी औरत आ गई है। सच्चाई ये है कि वो बचपन की जो फीलिंग है कि मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस दूसरे की है, उसी को अडल्ट लाइफ में वो लड़की जो आज एक अच्छी खासी लेडी बन गई, शादी हो गई, उस चीज़ को, इसी भावना को वह अडल्ट लाइफ में एक स्थिति के रूप में अनुभव करती है, जहां उसका हस्बैंड उसको हर पल यही दिखाता है कि तू नहीं वो, तू नहीं वो, जो बचपन में उसने अपने घर में महसूस किया है कि तू नहीं ये, तू नहीं ये। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह की शक्लें ले लेती हैं। उसी तरह से वो जो दूसरी औरत है, हम उसको देखें, वो भी क्या करने की कोशिश कर रही है। वो अच्छी शरीफ लड़की है, हर दूसरी औरत खराब नहीं है, पर उसके साथ भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है। अगर बचपन में उसका ये अनुभव रहा है
कि तू नहीं वो, तू नहीं वो, तो वो किसी ऐसे आदमी को पकड़ेगी जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, और ये उसके साथ रिश्ते में अपने आप को यही साबित करने की कोशिश करेगी कि तू उसको छोड़ मेरे को ले, उसको छोड़ मेरे को ले, तू अपनी पत्नी को तलाक दे मुझसे शादी कर, उसको छोड़ मेरे को ले। लगता है जैसे इन चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनका इतना गहरा कनेक्शन है। और मैंने इनको क्योंकि ठीक किया है साइकोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष और साइकोलॉजी को मिलाकर मैंने कई ऐसे केसेस को ठीक किए हैं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये कहाँ से इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। और इसलिए जब वो लेडी जो दूसरी औरत बन के बैठी है, उसको जब समझ में आता है कि उसके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ, और केवल उस लेडी के समझने से काम नहीं होता, अगर उसके माँ बाप जीवित हैं तो उसके माँ बाप को ये बात समझनी पड़ती है, कुछ करेक्शंस करने पड़ते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। जब तक आप कुछ बातों को बिल्कुल अंदर तक बिठाएंगे नहीं, तब तक ये वो वाली बात नहीं है कि घुट्टी बना दी, पिला दी और काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजी है, समय लेगी। जितना आप समझने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। और मेरा ये अनुभव रहा है, जब भी कोई लड़की परेशानी ऐसी लेकर आती है कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, मुझे 100% पता है कि इसके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ ऐसा है जो वो नहीं देख रहे और उनको अब संभवतः देखना पड़ेगा। और मुझे पता है कि इस लड़की के हस्बैंड के साथ भी कुछ इसी तरह की समस्या है, और हो ना हो मेरी बात सही निकलती है और वो स्थितियां फिर बदलती हैं। अगर कोई लड़का आके कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे बीच नहीं बन रही और ऐसी ऐसी स्थिति है, तो भी मैं सेम प्रोसीजर अपनाती हूँ और उसके 100% रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। समय लगता है परंतु रिजल्ट पॉजिटिव 100% आता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये जो बातें हैं कि बचपन कैसे न कैसे हमारी आगे की लाइफ को चलाता है, इसी के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। हर व्यक्ति, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स में से कोई हो, हम 3 में से एक माइंडसेट को रखते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो माइंडसेट ए के हैं, बहुत जल्दी बातों को समझते हैं, सीखते हैं, और हम चाहते हैं शांति हो, हमारी वजह से अशांति नहीं होनी चाहिए। घर पे सब जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, चुप बोलो, अपना मन मार लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ही एडजस्ट कर लूँ, मैं ही एडजस्ट कर लूँ। ये माइंडसेट ए है। इन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन किया है, भावनाओं का दमन किया है, और इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर इनके अंदर वो दमन की गई इच्छाएं और व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो कि दबा कर रखा हुआ है, वो माइंडसेट सी बनने की तैयारी में है। गुस्सा बढ़ जाता है जिसका पता नहीं चलता। बाहर से हम गुस्सा नहीं करते, हर एक को हम स्वीकार लेते हैं, हर स्थिति को स्वीकार लेते हैं, पर हमारे लाइफ में अगर हम माइंडसेट ए हैं तो माइंडसेट सी, गुस्सा, प्रतिक्रिया, हर चीज का विरोध, जवाब देना, ये माइंडसेट सी का कोई ना कोई व्यक्ति आएगा। और अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि वो अपनी खुद की संतान ही हो जाती है कई बार, और उस संतान के बारे में हमको लगता है कि मैं तो ऐसी हूं या मैं तो ऐसा हूं, फिर ये कैसे ऐसे। पर ये सारी चीजें अपने उस पर्सनालिटी के अंदर से ही निकली हैं, और यदि हम इन्हें नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। मैं माइंडसेट ए, बी और सी के बारे में एक छोटा सा वीडियो भेजूंगी जिसे आप देखें। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ मैंने समझाया नहीं है, पर शायद आप उसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको कुछ और बातें
समझ में आएंगी, तो और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं समझना कि लाइफ एक्चुअली क्या है और ये चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करती हैं।